So students, continuing with this chapter, आप देखिए मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में हमने फ्लो ऑफ गुड्स इसके बारे में 3 टाइप के फ्लोज हमने पढ़े। हमने देखा कैसे एग्रीकल्चर ग्लोबल हुआ। अब जो आप देखने जा रहे हैं, और कल भी लास्ट वीडियो में भी ये बताया था मैंने कि डिजीजेस गन से नहीं लड़ाई लड़ी, बाय स्प्रेडिंग डिजीजेस दे फॉट द वॉर। वी आर मूविंग विद दैट ओनली, रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। आप ये देखिए, ये एक ऐसा डिजीज था जो बहुत जल्दी एनिमल्स में था, लेकिन ये ह्यूमंस में भी स्प्रेड किया गया। अफ्रीका में इन 1890 फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज जो था कैटल प्लेग और रिंडरपेस्ट, इसका लोगों की लोकल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग इफेक्ट हुआ था, बहुत बुरा इसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ था। एंड ये वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक इंपीरियल कॉलोनियल सोसाइटीज के ऊपर जो इम्पैक्ट था वो बहुत ड्रेडेड इम्पैक्ट था। ये मतलब वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट था। रिपीट कर रही हूं मैं आपके लिए दैट ये इम्पैक्ट जो था ये आपने देखा, जैसे अफ्रीका में अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज कॉल्ड कैटल प्लेग, रिंडरपेस्ट इसका नाम था। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में ही इसका नाम ये दिया गया था, ये रिंडरपेस्ट का नाम। और ये डिजीज जो है ये इसका इम्पैक्ट लोगों के लाइवलीहुड पर, लोगों के लाइवलीहुड मतलब द वे दे वर अर्निंग मनी, बहुत खराब हुआ इसका इम्पैक्ट। एंड लोकल इकोनॉमी पे ये एक ऐसा एग्जाम्पल है वाइड स्प्रेड इकोनॉम यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट का। जो कॉलोनाइज सोसाइटी हैं उनके ऊपर यूरोपियंस किस तरीके से ऐसे कोशिश कर रहे थे कि उनको क्रश करके और अपनी जो इंपीरियल इम्पैक्ट डालना चाह रहे थे उनको कंट्रोल कर रहे थे। इट शोज हाउ इन दिस एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट कि इवन डिजीजेस को भी, डिजीज इफेक्टिंग कैटल रीशेप द फॉर्च्यून्स ऑफ, मतलब एक कैटल के डिजीज ने हजारों लोगों की किस्मत बदल दी इन द नेगेटिव वे। इट इज ये एरा ने ये शो किया, दिस एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब ये भी एक इंपीरियलिज्म का एक बड़ा ही खराब रूप था ये, कि किस तरीके से ये कॉन्क्वेस्ट ने हजारों लोगों की दुनिया जो है वो खराब कर दी, बिल्कुल खराब कर दी उन लोगों की। दिस वॉज अनदर वे। मूविंग अहेड, हिस्टोरिकली आप देखिए अफ्रीका के पास बहुत लैंड थी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको ये सब चीजें नहीं पता होती। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और बहुत कम पॉपुलेशन है अफ्रीका की। फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइफ स्टॉक अफ्रीकन लाइवलीहुड का सस्टेन किया गया। पीपल रेयरली वर्क फॉर अ वेज, लोग बहुत कम काम करते थे वेजेस के लिए। मतलब बड़ी, जैसे अगर मैं कहूँ तो बड़ी पीसफुल लाइफ लीड कर रहे थे वो। अपने ही छोटे छोटे उनके खेत थे, वहां पे काम करते थे वो, और वही गुड्स कंज्यूम कर लेते थे। देवर लीडिंग अ पीसफुल लाइफ, इनफैक्ट जो गांव की एक पीसफुल लाइफ होती है वो लीड कर रहे थे। इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स जो वेजेस से वो खरीद सकते थे, मतलब वेजेस से वो उसको खरीद सकते थे, वो बहुत छोटे थे। इन लेट 19th सेंचुरी, मतलब लेट 19th सेंचुरी, अगेन आई एम टेलिंग यू ईयर के साथ उसको आपको कंपेयर कर रही हूँ, 1850s के बाद अफ्रीका में देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स जो वेजेस, जिससे वेजेस कुड बाय। एंड इफ यू हैड बीन एन अफ्रीकन पोजेसिंग लैंड एंड लाइफ स्टॉक, मतलब अगर कोई अफ्रीकन है और उसके पास लैंड भी है और एनिमल्स भी हैं, लाइफ स्टॉक मीन्स एनिमल्स, लैंड भी है और एनिमल्स भी हैं, तो वो बड़ा खुशहाल है। देन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू टू वुड हैव बीन सीन लिटिल रीजन टू वर्क फॉर अ वेज, मतलब बहुत आराम से वो इंडिपेंडेंट है। इन फैक्ट वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो लीड कर रहे हैं, इसका ये मीनिंग है। मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि हिस्टोरिकली अफ्रीका में, अगर इन अफ्रीका इफ सपोज यू आर हैविंग लैंड ऑल्सो, आपके पास लैंड भी है और आपके पास अपनी लाइफ स्टॉक भी है, दैट मीन्स कि यू आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड, आपको बाहर काम करने की किसी को जरूरत नहीं है।
और जैसे मैंने बताया हिस्टोरिकली अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है एबंडेंट लैंड थी उनके पास में, तो उनको कोई भी जरूरत नहीं थी कि वो कहीं और काम करें, काम करने के लिए वो जाएं। नाउ नेक्स्ट, इन द लेट 19th सेंचुरी, अगेन द लेट 19th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, दैट यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू वास्ट रिसोर्सेज। अब ये यूरोपियंस को अफ्रीका में ऐसा क्या नजर आया? वास्ट रिसोर्सेज, लैंड एंड मिनरल्स। आप ये बड़ा घिनौना रूप देखेंगे आप इंपीरियलिज्म का। एंड प्लीज अगेन माय एफर्ट्स आर कि आप लोगों को सेंसिटाइज करना और ध्यान से आप समझिए ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इन द लेट 19th सेंचुरी यूरोपियंस जो है वो अफ्रीका की तरफ दो रीजन से, 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है, दो रीजन से अट्रैक्ट हुए थे, लैंड और मिनरल्स। यूरोपियंस जो हैं दे केम टू अफ्रीका, उनको ये उम्मीद थी टू एस्टैब्लिश, वहां पे बड़ी बड़ी प्लांटेशंस और माइंस जो हैं वो एस्टैब्लिश करेंगे। मतलब एक तरफ वो क्रॉप्स को करेंगे और एक तरफ मिनरल्स वहां से एक्सट्रैक्ट करके और वो एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप को। आई होप आपको समझ में आ गया। जमीन अफ्रीका की, माइंस अफ्रीका की, वहां पर प्लांटेशन फील्ड को वो एस्टैब्लिश करेंगे, एग्रीकल्चर भी करेंगे, माइनिंग भी करेंगे, लेकिन जो भी आउटपुट होगा उस आउटपुट को वो यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे। बट अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम थी कि अफ्रीका के लोग वो वेजेस के लिए काम नहीं करते थे, वेजेस के लिए वो काम करने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज दे वर लीडिंग अ पीसफुल लाइफ। अब इन्होंने यूरोपियंस ने क्या गेम खेला, आप ये देखिए। अब इन्होंने एम्प्लॉयर्स दे यूज्ड वेरियस मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। क्या मेथड्स थे आप ये देखिए, तभी मैं कह रही हूँ कि ये इंपीरियलिज्म का बहुत ज्यादा घिनौना रूप है ये। और वो क्या घिनौना रूप है, इन्होंने क्या गेम खेला, वो आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। एम्प्लॉयर्स मतलब इधर बात जो हो रही है वो यूरोपियंस के लिए हो रही है कि यूरोपियंस जो हैं दे यूज मेनी मेथड्स, और वो मेथड्स क्या थे जो यूरोपियंस ने यूज किए थे? टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर, हेवी टैक्सेस इंपोज किए गए विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस। हेवी टैक्सेस इंपोज किए गए जो अगर कोई वेजेस पे काम करे वही मेंटेन, जैसे हमारी कंट्री में भी जमींदार मिडिलमैन बने। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने रेतवाड़ी सिस्टम, महारवाड़ी सिस्टम 7th वगैरह में पढ़ा था ये। उन्होंने अफ्रीका में हैवी टैक्सेस इंपोज किए कि जो वर्कर्स अगर वो फील्ड में काम कर रहे हैं, वेजेस के लिए काम कर रहे हैं, वही पे कर पाएंगे। इनहेरिटेंस लॉज चेंज कर दिए गए। इनहेरिटेंस लॉज मीन्स दैट दोज, जैसे फादर की जमीन बेटे को मिलेगी ऑब्वियसली, तो ये इनहेरिटेंस लॉज है, या बेटी को मिलेगी, वन एंड द सेम थिंग। आप ये देखिए, ये फिगर 13 दिखा रही है डिगर्स एट वर्क साउथ अफ्रीका में, कैसे वो लोग काम करने के लिए यहाँ पर आए, वो ये दिखा रहे हैं। तो पीजेंट्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड, मतलब उनकी अपनी जमीनों से उनको अलग कर दिया गया। ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली वॉज अलाउड, उस लैंड को केवल एक जो है वो इनहेरिट करेगा और एक ही काम करेगा, बाकी सब जो है वो उस पे काम नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट अदर्स वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट, मतलब और लोगों को लेबर मार्केट में ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस जहां पे वो कह रहे थे वहां पे काम करने के लिए जाना पड़ा उन लोगों को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने अभी आपको समझाया। देन केम रिंडरपेस्ट। अब देखिए, एक तो मार उनको बेचारों को ये पड़ी, इनहेरिटेंस लॉज हटा दिए गए, उनको नए नए लॉज बना दिए गए कि अगर उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ये तो केवल एक ही बच्चे को वो जाएगी। अब दूसरी उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर जो वो पीसफुल लाइफ लीड कर रहे थे, वो क्या उनके ऊपर प्रॉब्लम आई, दैट देन केम रिंडरपेस्ट, एक डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज। ये एक बहुत बड़ा कैटल डिजीज था ये रिंडरपेस्ट, इट अराइव्ड। आप देखिए, ये रिंडरपेस्ट बहुत डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज था ये, मतलब जिसने इनके लाइफ स्टॉक को मार दिया था, वो लाइफ स्टॉक जिस पर ये लोग डिपेंडेंट थे उसको मार दिया था इस डिजीज ने। अफ्रीका में ये 1880s में आया, और जो इट वॉज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम, आप देखिए ये भी उन कैटल से आया जो ब्रिटिशर से उन्होंने इंपोर्ट करी थी। अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s, मतलब आया तो यूरोपियंस के कारण। फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड इटालियन सोल्जर्स
invading in East Africa. Try to understand it. ये डिजीज बेचारे मतलब अफ्रीका बड़े आइसोलेटेड रह रहे थे बट पीसफुल लाइफ लीड कर रहे थे, लेकिन ये डिजीज भी यूरोपियंस के आने से आया। कैटल इंपोर्ट करी गई। कैटल इंपोर्ट करने का पर्पस ये था, जो इटालियन सोल्जर्स हैं उन इटालियन सोल्जर्स को मीट चाहिए था, उनके लिए ये कैटल इंपोर्ट करी गई। और ये जो कैटल इंपोर्ट करी गई, उस कैटल those cattle they were suffering from the disease which is called as plague, मतलब प्लेग है जिसका नाम था रिंडरपेस्ट। और ये देखिए सफर किसने किया, बेचारे अफ्रीकन ने। एंड देन एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, रिंडरपेस्ट मूव्ड लाइक फॉरेस्ट फायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये डिजीज अफ्रीका में आया, ये जंगल की आग की तरीके से स्प्रेड हो गया, इवन इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। जंगल की आग की तरह ये स्प्रेड हो गया, रीचिंग अफ्रीकाज एटलांटिक कोस्ट इन 1892। और उसके बाद में अफ्रीका के केप टाउन, सदर्न साइड में जो है, सदर्न टिप है, आपने नाम सुना होगा, काफी क्रिकेट के मैचेस वगैरह भी होते हैं वहां पर, तो केप टाउन, वहां पे आपने नाम सुना होगा। तो ये वहां तक ये, और केप टाउन में एक ऐसी रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे दो, फर्स्ट वाटर क्राइसिस केप टाउन में हुआ था कुछ साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, पर वर्स्ट वाटर क्राइसिस हुआ था केप टाउन में, कि वहां पे क्रिकेट मैचेस भी कैंसिल हो गए थे। सो अलोंग द वे रिंडरपेस्ट किल्ड 90% कैटल को इस डिजीज ने मार दिया था। और वो मतलब ये एक्चुअली में कैटल, देखिए पहले भी मैंने अभी आपको लास्ट पेज में बताया था कि ये इसी पे डिपेंडेंट था उनका सारा लाइवलीहुड, एक जमीन और एक लाइफ स्टॉक, बस। The loss of cattle destroyed African livelihoods. Planters, mine owners and colonial government easily उनको बेचारों को मोनोपोलाइज कर दिया और उनको बहुत ज्यादा सो कॉल्ड अत्याचार किया उनके ऊपर। और इस तरीके से अफ्रीका पूरी तरीके से इंपीरियल कंट्रोल में आ गया, पूरी तरीके से इंपीरियल कंट्रोल में आ गया अफ्रीका। देन आफ्टर दैट आप देखिए, ये अब सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए ये ब्रिटिशर्स ने यही सब, देखिए उनके फॉर्मूलाज यही थे, या मैं अगर ब्रिटिशर्स नहीं तो मैं वेस्टर्न पावर्स, ये जो यूरोपियंस थे, इन सबके फॉर्मूलाज डिवाइड एंड रूल, इनहेरिटेंस लॉज एंड इन्यूमरेबल, मतलब टॉर्चर करने के ये तरीके थे। आते थे दबे पांव किसी भी कंट्री में, और फिर उस कंट्री के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लेते थे, फाइनेंस को कंट्रोल कर लेते थे जैसे इंडिया के करा, और आर्मी को। आप देखिए किसी भी कंट्री का अगर फाइनेंस है, आर्मी है, तो फिर वो जिसने ये दोनों चीजों को कंट्रोल कर लिया तो वो कंट्री कंट्रोल हो गई। नाउ इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर लेबर का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। ये एग्जाम्पल है ये इंडिया से माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। ये इलस्ट्रेट करती है टू साइडेड नेचर ऑफ 19th सेंचुरी वर्ल्ड। एक्सप्लेन कर रही हूँ दोबारा इस सेंटेंस को। इंडेंजर्ड लेबर का माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, ये इलस्ट्रेट क्या करता है, टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। टू साइडेड नेचर डिपिक्ट करता है ये 19th सेंचुरी वर्ल्ड का। ये इट वाज अ वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो फास्टर हो गई, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? उन गरीब देशों की कॉस्ट पे, उन गरीब देशों की पॉपुलेशन की कॉस्ट पे, जिनको इन लोगों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। इट वॉज a world of faster economic growth as well as great misery also, and higher incomes for some and poverty for others. आप देखिए ये भी ब्यूटीफुल सेंटेंस है ये पूरा, और मैं अभी आपको इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं ये, दैट इट वाज अ वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर हुई, पर बहुत ज्यादा दुख तकलीफ भी हुई, मिजरी। हायर इनकम हुई कुछ लोगों के लिए, यूरोपियंस के लिए, गरीबी एशियन और अफ्रीकन के लिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए, बट किस एरिया में? यूरोप में हुए, एशिया और अफ्रीका में कुछ नहीं हुआ। एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कोएर्शन, कोएर्शन का मतलब होता है बेटे पावर को, फोर्सफुली पावर को कैप्चर करना। इन द 19th सेंचुरी hundreds and thousands of
इंडियन एंड चाइनीज लेबरर्स दे वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन। मतलब 19th सेंचुरी में बहुत सारे चाइनीज और इंडियन लेबर्स ये यूरोपियंस की जो प्लांटेशन फील्ड है यहाँ पे ये लोग काम करने के लिए गए। जो यूरोपियन जो प्लांटेशन फील्ड थी इन माइंस एंड इन रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया से भी बहुत सारे जो लेबर है उसको हायर किया गया एंड दे वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। और उनको झूठा प्रॉमिस किया गया कि तुम्हें वापस भेज देंगे इंडिया में, पर ऐसा हुआ नहीं। एंड मोस्ट इंडियन इंडेंजर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न यूपी। कई जो इंडियन इंडेंजर्ड वर्कर्स हैं वो प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न यूपी से आए थे, बिहार से आए थे, सेंट्रल इंडिया से आए थे। ईस्टर्न यूपी मतलब वो जो बिहार वाली बेल्ट चाहिए। अगर आप कहें तो कानपुर मतलब लखनऊ से राइट हैंड साइड को जो बेल्ट है ये वो बेल्ट है ये बिहार, सेंट्रल इंडिया, ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु क्योंकि तमिलनाडु में अगर आपको याद हो 9th में ज्योग्राफी में पढ़ा था, तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल होती है। तमिलनाडु में रेनफॉल जो रेगुलर जो होती है वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में नहीं होती वो रेनफॉल। तभी ये वर्ड लिखा हुआ ड्राई डिस्ट्रिक्ट। आप देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वर्ड टू वर्ड आपको ऐसे समझाऊं कि आप लोगों को याद रहे। तो मोस्ट इंडियन इंडेंजर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। Then in the mid 19th century, these regions experienced many changes. कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई। अब इन रीजन्स में क्या चेंजेस हुई, ये चेंजेस नेगेटिव थी। कॉटेज इंडस्ट्री बहुत डाउन हो गई एंड लैंड रेंट्स इंक्रीज हो गए। कॉटेज इंडस्ट्रीज डाउन, जो रेंट्स थे वो इंक्रीज हो गए। लैंड को कंट्रोल कर लिया यूरोपियंस ने फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। ये सभी चीजों का इफेक्ट किसके ऊपर हुआ, बेचारे गरीब लोगों के ऊपर। और फॉर्च्यून किस्मत किसकी बन रही थी, यूरोपियंस की, दोज हु वर रिच। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद को एक फील आएगी जो एक फ्रस्ट्रेशन की, कि किस तरीके से इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट ऑल दिस इफेक्टेड द लाइफ एंड दे फेल्ड टू पे द रेंट। सो डीपली इंडेप्टेड, बहुत ज्यादा बेचारे ये लोग कर्ज में डूब गए थे, इनकी हालत बहुत खराब थी। द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंजर्ड लेबर, आज भी यहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं ओरिजिनली वो उस समय के गए हुए हैं जिनको यूरोपियंस ने वापस नहीं भेजा, ले गए पर वापस नहीं भेजा उनको। द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंजर्ड माइग्रेंट्स जो थे कैरेबियन आइलैंड, मेनली ट्रिनिडैड, गुयाना, सुरिनाम, मॉरिशस, फिजी। क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट जो है ये श्रीलंका गए। और श्रीलंका में इससे भी रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जो श्रीलंका में आप लोगों ने प्रॉब्लम पढ़ी थी, अगर आपको याद हो ये अभी पावर शेयरिंग में जो इंडियन तमिल्स वगैरह की जो प्रॉब्लम पड़ी थी, इट वाज रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम ओनली। ये उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड थी ये। एंड ये इंडेंचर्ड वर्कर्स, इट वाज रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम ओनली। तो ये इंडेंचर्ड लेबर थे जो उस समय के गए हुए थे, उस समय के गए हुए थे वो लेबर। एंड तमिल माइग्रेंट्स दे वेंट टू सिलोन एंड इंडेंजर्ड वर्कर्स जो थे उनको आसाम में भी टी प्लांटेशन में फोर्सफुली काम कराया गया। नाउ आई एम कमिंग टू द, तो मेन डेस्टिनेशन आप देखिए ये थी, ये सारी जो प्लेसेस हैं जहाँ पे इंडिया के इंडेंजर्ड लेबर जो है वो यहाँ पे गए थे ये। नाउ नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स एंगेज्ड बाय, आप देखिए वो एजेंट्स, कई बार आप देखते हैं ना ये एजेंट जो है वो पासपोर्ट वीजा की वहां ले जाएंगे यहाँ ले जाएंगे और पैसा ले लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था, एजेंट्स, जिनको हायर किया था यूरोपियंस ने। मेनी माइग्रेंट्स एग्री टू टेक अप वर्क होपिंग टू एस्केप पॉवर्टी। बेचारों को गरीबी थी, अटमोस्ट पॉवर्टी, उस अटमोस्ट पॉवर्टी के कारण वो इस होप में चले गए कि कम से कम इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा, इस अत्याचार से उनको छुटकारा मिलेगा जो उनको अपने गांव में हो रहा था। एजेंट्स ऑल्सो टेम्प्टेड, और वो भी उनको झूठी इंफॉर्मेशन देके, उनको लालच देके उनको टेम्प्ट करते थे और फाइनल डेस्टिनेशन में उनको ले जाते थे। लेकिन वहां पे जाकर
उनकी जो वॉइस थी, जो यात्रा भी थी, जो लेकर जाया जाता था, बड़े ही गंदे तरीके से उनको लेके जाया जाता था। अभी आप पढ़ेंगे आगे, ये रिक्रूटमेंट देखिए एजेंट्स कर रहे थे और उनको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वर टू एम्बार्क ऑन अ लॉन्ग सी वॉयज। बेचारों को ये बताया ही नहीं जाता था कि उनकी जो समुद्र यात्रा है वो इतनी लंबी है। और एजेंट्स कई बार फोर्सिबली, जो नहीं जाना चाहते थे उनको भी जबरदस्ती, बंधुआ मजदूर इसीलिए कहा गया है इनको, कि उनको जबरदस्ती ले जाया जाता था। एंड द 19th century इंडेंजर has been described as a new system of slavery। मतलब ये एक, थे तो ये गुलामी, पर न्यू सिस्टम था ये स्लेवरी का। और लिविंग कंडीशंस इतनी ज्यादा पैथेटिक थी, इतनी हार्श थी कि उनके पास कोई लीगल राइट नहीं था वहां से बच के आने का। उनके पास कोई भी एक तरीका नहीं था। और नेक्स्ट पैरा, ये एक बट वर्कर्स डिस्कवर्ड। अब देखिए वर्कर्स भी बेचारे जो बहुत अटमोज, जिनको पता था कि उनको रहना ही इस हालत में है, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये नेक्स्ट पैरा में है। ये अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या कल्चरल सोशल एक्टिविटीज वो करते थे। वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग। मेनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू वाइल्ड। कई बार तो वो वाइल्ड जंगल में चले जाते थे। दो, अगर वो पकड़े जाते थे तो बहुत बुरी तरीके से उनको पनिश किया जाता था। Others developed new forms of individual and collective self expression। और कुछ लोगों ने अलग तरीके के न्यू एक सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, कल्चरल ओल्ड न्यू, उसका मिक्सचर जो है वो उन्होंने किया। इन ट्रिनिडेड एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन कैरी किया जाता था और उसको एक कार्निवल जुलूस की तरह। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, हो से ये शॉर्ट उसमें आता है 1 मार्क में जरूर आता है ये, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ये आप ध्यान से इसको लर्न कर लीजिएगा, ये 1 मार्क में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ट्रिनिडाड में एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन जो है वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रॉयटस कार्निवल। और इसको होसे कहा जाता था फॉर इमाम हुसैन, जिसमें वर्कर सारे ही रेसेस के, सारे रिलीजन के ज्वाइन किया उन्होंने। मतलब कोई भी धर्म को वो नहीं था इसमें कि केवल मुस्लिम ही होंगे, सब धर्मों के लोग ज्वाइन करते थे। द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रेस्टार्फिज्म, ये जो है ये भी एक फाइंड आउट किया गया। इट इज ऑल्सो सेट टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक। इंडियन माइग्रेंट्स का सोशल, और मतलब ये सोशल और कल्चरल लिंक के एग्जाम्पल्स हैं। एंड द it was set to social and cultural link with Indian migrants to the Caribbean. Then there was a very popular chutney music। आप रीमिक्स वगैरह देखते हैं ना, वो रीमिक्स सॉन्ग्स और ये सब, तो इसका नाम उन्होंने दे दिया चटनी म्यूजिक। ये पॉपुलर कौन सी जगह था, ट्रिनिडाड एंड गुयाना में। और कंटेम्प्ररी ये एक्सप्रेशन था ऑफ पोस्ट इंडेंजर्ड एक्सपीरियंस। मतलब दे वर नोइंग कि उनको इससे बचने का कोई उनको नहीं है, अब उनको अपने वे में जीना है और ऐसे ही जीना है। तो उन्होंने जीने के लिए अपने वे आउट जो है वो निकाल लिए थे इस तरीके से, कल्चरल बाउंड्रीज को छोड़कर। आप ये देखिए, ये बेचारे रियल फोटोग्राफ्स हैं, ये आप देख रहे हैं अगर तो ये रियल फोटोग्राफ्स हैं। और ये 1328, ये देखिए ये इस तरीके से नंबर उनके लिखे हुए हैं। मतलब इंसान है, इंसानों के नंबर से कैरेक्टराइज किया जा रहा था। दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन, फ्यूजन डांस या ये रीमिक्स सॉन्ग्स वगैरह, तो दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन आर पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, जहां पे सभी पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं मिक्स हो गए। अपने ओरिजिनल जो उनके फीचर्स हैं उसको तो वो छूट गए, वो उनके ओरिजिनल फीचर्स, लेकिन यहाँ पे आके वो मिक्स हो गए एंड दे गॉट समथिंग न्यू। मोस्ट इंडेंजर्ड वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर पॉइंट। देखिए ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो हाईलाइट कर रही हूँ, इट हैज गॉट सम मीनिंग। तो आप इसको, आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आए तो आप बार बार इसको देख लीजिएगा। मोस्ट इंडेंजर्ड वर्कर्स स्टेड ऑन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड और रिटर्न टू देयर न्यू होम्स। और कई इंडेंजर लेबर अपने कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी वहीं पे रहे, कुछ घर वापस चले गए। लार्ज कम्युनिटीज इंडियन डिसेंट, मतलब जो इंडिया के जो इंडियन कुल के जो लोग थे वो सब यहीं पे ही रहे। इन सभी कंट्रीज में आज भी आपको इंडियन ओरिजिन के लोग मिलेंगे। और ये बहुत इंडेंजर लेबर थे जो कभी कुछ तो रहे और कुछ, और अगर आप लोगों को पता हो, ये
इंडेंजर्ड वर्कर्स, इंडेंजर्ड पीपल जो वहां पे थे, नोबेल प्राइज जो राइटर थे वीएस नागपुर, ये इन्होंने काफी कुछ लिखा था इंडेंजर्ड वर्कर्स के बारे में. सम ऑफ यू मे हैव फॉलोड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स शिवरान चंद्रपॉल एंड रमरेश सरवान. और आपने इनका नाम वेगली इंडियन, द आंसर इज दैट दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम, ये इंडियन माइग्रेंट्स ही हैं ये. मतलब इन लोगों के ये साथ काफी कंट्रोवर्सी हुई थी. और दीज वर ऑल, ये वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स जो थे ये इंडियन माइग्रेंट्स ही हैं. इनके नाम अगर आप लोगों ने सुने होंगे जो क्रिकेट प्रेमी हैं. नाउ फ्रॉम 1900, तो ये आपको समझ में आ गया. 1900 इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे बिगैन अपोजिंग द सिस्टम. जो इंडियन नेशनलिस्ट मतलब जो इंडिया के लिए आजादी की लड़ाई कर रहे थे, वो इसके लिए भी लड़ाई कर रहे थे. जैसे आप देखते हैं ना कि मोदी जी जहां पे भी कहीं वो होता है, अभी यूक्रेन से आप देखिए वो इंडियंस को तो लेकर आए, लेकिन इवन कई पाकिस्तानी को भी लेकर आए वहां से. इसी तरीके से हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स उस समय इन इंडेंजर्ड लेबर के लिए भी फाइट कर रहे थे. एंड yet for a number of decades afterward, descendants of Indian indentured labor, often thought of as coolies, remain an uneasy minority. मतलब कैरेबियन आइलैंड में वो उनका बहुत मतलब छोटी सी उनकी माइनॉरिटी रह गई थी. एंड सम ऑफ द नायपॉल्स अर्ली नॉवेल्स जो हैं ये कैप्चर देयर सेंस ऑफ सेल्फ लॉस ऑफ एलिनेशन. Now I'll come to the next, Indian entrepreneurs abroad. Entrepreneurs means business, जिनके पास पैसा था. आप देखिए कई इंडियन, आपको मतलब वैसे मैं बता दूं कि उस समय नेशनलाइज बैंक, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसी बैंक, ऐसे कोई बैंक नहीं थे. कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत पैसा था. प्राइवेट, उन्होंने अपने बैंकर्स कहा जाता था उनको. ये जैसे मनी लेंडर्स गांव में थे, तो ऐसे ही अर्बन एरियाज में भी थे. ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट. अब इन सब चीजों के लिए कैपिटल की जरूरत थी. लार्ज प्लांटेशंस कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स. कैपिटल जो है वो बैंक से वो बोरो कर सकते थे. दे बोरोड इट फ्रॉम बैंक. लार्ज प्लांटेशन दे कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक. तो बैंक जो थे ये थे क्या एक्चुअली में, ये बैंक कौन से बैंक थे? ये बैंक वो बैंक नहीं थे जो आप ये आज जो बैंक देखते हैं. नो, दीज बैंक्स दे वर नॉट दोज बैंक्स. ये वो बैंक्स नहीं थे. बट दीज बैंक्स वर ग्रोइंग फूड एंड क्रॉप्स. देखिए दोबारा से बता रही हूँ आपको कि ग्रोइंग फूड एंड क्रॉप्स जो है इट नीडेड कि बैंक्स एंड मार्केट्स की जरूरत थी. बट हम्बल पीजन बेचारे क्या करते? एंटर द इंडियन बैंकर. डू यू नो दैट yes, do you know that Shikaripuri Shroff and नाटुकोटी चित्तियार, ये साउथ के बहुत इंपॉर्टेंट बैंकर्स थे ये उस समय. और ये लोगों को लोन दिया करते थे और थोड़े टाइम के लिए देते थे. और इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होते थे. अब ये दो इंपॉर्टेंट जो थे ये बैंकर्स थे उस समय के. दे वर अमंग्स द ग्रुप ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स जो फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, सेंट्रल और साउथ एशिया में. अपने फंड्स यूज करते थे और दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स, या फिर ये लोग भी यूरोपियन बैंक से बोरो कर लेते थे. लेकिन इनके पास अपना ही एक सिस्टम था जिससे ये फंड्स को यूज किया करते थे. दे हैड सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ टू ट्रांसफर द मनी, और ट्रांसफर करने के लिए, एंड इवन डेवलप इंडेंजरस फॉर्म्स. इंडियन ट्रेडर्स and money lenders also followed European colonizer. Indian traders और money lenders यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको फायदा हो रहा था यूरोपियन कॉलोनाइजर से. अगर सबसे बड़ा फायदा था तो वो इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स को था. हैदराबादी एंड सिंधी ट्रेडर ये बहुत ज्यादा वेंचर बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज. 1860s में फ्लरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड. लोकल और इंपोर्टेड गुड्स जो टूरिस्ट वगैरह हैं इनके लिए इनके काम बहुत चल रहे थे. मतलब ये दोनों जो इंडियन और सिंधी ट्रेडर्स हैं दे वर रियली फ्लरिशिंग. ट्रेड था इनका बहुत अच्छे से, इन लोगों के काम जो है वो चल रहे थे. नाउ नेक्स्ट इज इंडियन ट्रेड एंड, आप देखिए इंडियन ट्रेड. अब मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम. हिस्टोरिकली फाइन कॉटन जो इंडिया में बनती थी
वो यूरोप में जाकर आप देखिए एक्सपोर्ट हो जाती थी। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर दे बिगेन टू एक्सपैंड, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रेशराइज करते थे, प्रेशराइज द गवर्नमेंट की वो रिस्ट्रिक्ट कर दे। मतलब आप देखिए ये ब्रिटिशर्स जो थे, यूरोपियंस अगर मैं कहूँ अभी तो ये लोग हमारी ही कंट्री की कॉटन को जबरदस्ती हमसे लेते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर बिगैन टू एक्सपैंड। अब वहां पे तो इनकी कॉटन हमारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे है तो वहां पे उसको यूज कर रहे थे वो ब्रिटेन में, और फायदा उनको हो रहा था, और फिर हमें ही लाके उसको बेचते थे। मतलब अगर वो कहे तो मुहावरा है ना, जिसका जूता उसी का सर। हमारी ही कॉटन, एम्प्लॉयमेंट वहां पे मिल रही है, प्रॉफिट वहां पे हो रहा है, और यूज जो है वो हमें ही लाकर उसको हाई उस पे बेचते थे। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश दे बिगैन टू एक्सपैंड, इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द कॉटन इंपोर्ट्स और लोकल इंडस्ट्रीज। टैरिफ इम्पोज किए गए ऑन क्लॉथ इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन। मतलब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि कॉटन के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो हाथ का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। गवर्नमेंट ने टैरिफ इम्पोज किए क्लॉथ इंपोर्ट्स पे, एंड द इनफ्लो ऑफ फाइन कॉटन, इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन। मतलब इंडिया में जो फाइन इंडियन कॉटन जो आ रहा था वो डिक्लाइन हो गया। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स दे बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट। 19th सेंचुरी से जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब वो ओवरसीज मार्केट जो, मतलब एक्चुअली में क्या था ना, देखिए कॉटन हमारे से लेके गए, फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटेन में बनाया, अब वो जब फिनिश प्रोडक्ट बन गया तो उसको बेचे कहाँ? इंडिया में तो रिस्ट्रिक्शन हो गई। अब उसको बेचने के लिए और उनको मार्केट ढूंढनी थी, क्योंकि इतनी ज्यादा जो कंजप्शन है वो ब्रिटेन में तो थी नहीं। दे वर इन सर्च ऑफ द ओवरसीज मार्केट, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश। आप देखिए, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर। इंडियन टेक्सटाइल्स जो हैं उन्हें बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था इंटरनेशनल मार्केट से। अगर हम फिगर्स को देखें ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, बहुत डिक्लाइन हो गया था। 30% 1800 में था, 15% डिक्लाइन हो गया। बाय 1870 दिस प्रोपोर्शन है ड्रॉप टू बिलो 3%। सो व्हाट देन डिड इंडियन एक्सपोर्ट? तो ये फिगर्स जो है ये बताती हैं, बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी बताती हैं ये। और वो ड्रामेटिक स्टोरी क्या है? ये ड्रामेटिक स्टोरी ये है that while export of manufacturers declined rapidly, export of रॉ मटेरियल एकदम इंक्रीज हो गया। रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट है वो एकदम इंक्रीज हो गया। बिटवीन 1812 एंड 1871 शेयर ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया 5% से 35%। मतलब अभी भी जो रॉ कॉटन है वो हमारी कंट्री से जा रही थी। इंडिगो, आपने हिस्ट्री में, नेशनलिज्म इन इंडिया जब आपने हिस्ट्री में पढ़ा है तो इंडिगो, चंपारण, बहुत आपने नाम सुना होगा उसका। तो इंडिगो यूज्ड फॉर डाइंग क्लॉथ वाज अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट। तो इंडिया से वाइल एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर तो डिक्लाइन हो गया, लेकिन रॉ कॉटन अभी भी एक्सपोर्ट हो रही थी। इसमें इंडियंस को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, माय डियर स्टूडेंट्स, माइंडेड। ये सब प्रॉफिट जो है वो सब यूरोपियंस के पास जा रहा था, मेनली ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था। ये देखिए सूरत की ये रियल एक पिक्चर है ये सूरत की। एंड फॉर मेनी डेकेड्स, एज यू हैव रेड लास्ट ईयर, ओपीएम शिपमेंट चाइना से, आप को अगर खैर वो चैप्टर आप लोगों ने 9th में पढ़ा नहीं होगा लास्ट ईयर, लेकिन ओपीएम ट्रेड चाइना का बहुत फेमस ट्रेड था, इनफेमस कहूंगी इसको मैं। टू चाइना ग्रू रैपिडली फ्रॉम 1820s टू बिकम फॉर अ वाइल इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। इंडिया में ग्रो होती थी, वहां पे बेचा जाता था। ब्रिटेन मतलब ओपीएम इंडिया में ब्रिटिशर्स ग्रो करवाते थे और वहां चाइना में जाकर उसको बेचते थे, चाइना से टी लेते थे और फिर एक्सपोर्ट करते थे यूरोप में। ब्रिटेन ग्रू ओपीएम इन इंडिया, चाइना में एक्सपोर्ट, ट्रायंगुलर ट्रेड इसको कहते हैं। दिस वाज नोन एज द ट्रायंगुलर ट्रेड। अगर मैं इसको आपको बताऊं तो दिस वाज कॉल्ड एज द ट्रायंगुलर ट्रेड, इसको कहा जाता है। ये इसको मैं आपको ऐसे ही हल्का सा अगर ड्रॉ करके मैं भी आपको बता दूंगी इसको, दैट व्हाट इट वाज कॉल्ड एज, इट वाज नोन एज द ट्रायंगुलर ट्रेड। ये देखिए ये चाइना है, इंडिया से ओपीएम ग्रो होता था,
चाइना जाता था, चाइना से ग्रो, चाइना से फिर ये जाता था ब्रिटेन, एंड इट वाज चाइना से फिर ये जाता था, ये ब्रिटेन में जाता था ये, चाइना से इसको ओपियम ट्रेड जो है वो कहा जाता था। और ट्रायंगुलर ट्रेड, इंडिया से चाइना, और चाइना से फिर ब्रिटेन, और इस तरीके से वहां से फिर पैसा आता था, ये यहाँ पे ट्रेड करवाते थे, और इस तरीके से ये ट्रेड जो है वो चलता था ये। Then next is over the 19th century, British manufactured, they flooded the Indian market. Food grain and raw material export from India to Britain and the rest of the world, ये increase हो गया. But the British export to India was much higher than the value of British import from India. तो ये ब्रिटिश का, आप देखिए ये दोबारा से एक चीज मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ये ओवर 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, ओवर 19th सेंचुरी जो ये ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट, एंड फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये तो इंक्रीज हो गया ये, बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया वाज मच हायर देन ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब एक्सपोर्ट हायर थे एज कंपेयर टू इंपोर्ट। ब्रिटेन के पास इंडिया से ट्रेड सरप्लस बहुत था, मतलब सिंपल वर्ड में ब्रिटिशर्स को इंडिया से बहुत फायदा हो रहा था। ब्रिटेन ने ये सरप्लस यूज किया अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए। सारे वर्ल्ड में जो वो ट्रेड हो रहा था उससे जहां जहां नुकसान हो रहा था, वो नुकसान किससे पूरा कर रहे थे, वो इस ट्रेड सरप्लस से पूरा कर रहे थे। वो इंडिया के साथ ट्रेड करने में उनको ये बहुत फायदा हुआ। बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट, इंडिया ने वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले किया। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया ने, पर इंडिया कोई का नाम नहीं है, लेकिन नाम इंडिया का कहीं नहीं है, लेकिन इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया, इट ऑल्सो हेल्प टू, so so Britain trade surplus in India helped the so-called home charges that included private remittances home by British officials. तो ये एक उन्होंने किया, एंड एक्सटर्नल डेब्ट्स, ये सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने करी। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक, next topic I will start in the next class. Now I hope you have understood it, and please do subscribe my channel. सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इफ यू नीड एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू नीड एनी मोर एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू टेल मी अबाउट दैट।